हम आज स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी फिनोमिना होती रहती है जो कि बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है, और हम अपने नेचर में उनको देखते भी रहते हैं। फिर हम स्टडी कर के देखते हैं कि हाँ, वे वाकई ही बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है। अब बर्नौलीज थ्योरम हमने प्रूफ की थी, तो उसका प्रूफ क्या आया था? तो उसका प्रूफ ये आया था निकल करके टू स्क्वायर प्लस रो जी है। ठीक है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम होगा। अब इसमें ना इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, अगर हम हॉरिजॉन्टल का केस ले, मतलब जो हमारे एंड्स थे, ट्यूब के जो एंड्स थे वो दोनों के दोनों ये थे ना यहाँ पे ऐसे, तो ये ग्राउंड से कितना था h1 हाइट पर, और ये ग्राउंड से कितना है h2 हाइट पर। तो अब हम ऐसा केस एज्यूम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली केस। हॉरिजॉन्टली मीन्स कि ये इस तरह से, तो इसकी ये ग्राउंड से h1 हाइट पर है, ये भी उसी हाइट पर है सेम, तो ये दोनों एंड्स सेम हाइट पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे h1 की h, यहाँ पे h1 की h वैल्यू पुट करोगे, h1 से h1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बच कर के आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमको, जो हमारे नेचर में फिनोमिनाज होती है उनको एक्सप्लेन करता है ये वाला टर्म्स। ये हॉरिजॉन्टल केस के लिए हमने बना लिया है। अब इसके एप्लीकेशन देखिए, क्या क्या हमें एप्लीकेशन अपने देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन स्टडी करने से पहले आप इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिए। ये इक्वेशन ये कह रही है कि मुझको बैलेंस रहना है, इधर भी इधर दोनों को बैलेंस रहना है, दोनों को बैलेंस रहना है। यानी कि अगर ये चीज़ तो कांस्टेंट है, रो तो चेंज नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का फ्लूइड का रो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट, तो सिर्फ चेंज क्या हो सकती है, या तो वेलोसिटी चेंज होगी फ्लूइड की, या फिर फ्लूइड का प्रेशर चेंज हो सकता है। अब इसको रहना है बैलेंस। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो मजबूरन की फिर किसको डिक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि इनको क्या रहना है, बैलेंस रहना है। मान लीजिए इसको मिला करके पूरा ये 50 है, कितना है 50, और 50 में से प्रेशर के जो पास जो वैल्यू है वो है 30, और वेलोसिटी के पास कितनी वैल्यू है, उसके पास है 20, तो दोनों को मिला करके कितना बन रहा है 50, इन दोनों को मिला करके बनता है ये 50। ठीक, अब सपोज दैट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 20, प्रेशर की वैल्यू हो गई 20, तो वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा, तो इस वाले टर्म्स को फिर 30 होना पड़ेगा, क्योंकि इनको क्या रहना है, बैलेंस। तो बैलेंस अगर ये रहना है तो एक चीज इंक्रीज होगी, देन सेकंड डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है इस वाली कंडीशन में, प्रेशर इंक्रीज देन वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है, जब ये बैलेंस रह सकते, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं रह सकते। ठीक है, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए इसके हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखने को क्या मिलते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, कि जब ट्रेन आती है तो अलार्म नोटिस कर दिया जाता है कि जो पैसेंजर है उनको वो ट्रेन से पीछे हो जाए, प्लेटफॉर्म से दूरी बना करके खड़े हो जाए। ये अलार्म कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि कि वो आगे ना गिर जाए, ट्रेन के आगे ना आ जाए। ट्रेन जैसे ही निकल करके जाएगी तो ट्रेन उसको खींच भी सकती है। अब वो खींचती कैसे है उसको समझना है, उसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, और इधर से ये ट्रेन आती है, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पर, और ये पर्सन इसको पक्का यकीन है कि ट्रेन जो है सिर्फ यहाँ से ही जाएगी, ट्रेन कभी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ेगी। तो ये इसके बहुत करीब भी चला जाता है, क्योंकि इसको पता है कि स्टेशन पे तो आएगी नहीं ट्रेन, वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब इधर से ट्रेन आती है। अब जैसे ही ट्रेन आती है
तो जब ट्रेन आने से पहले यहाँ के जो पार्टिकल थे, एयर पार्टिकल, ये एयर पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे एयर पार्टिकल थे, इनको मान लीजिए ये एयर पार्टिकल है। और हम जानते हैं कि एयर हम पर प्रेशर लगाती है, ये हमें सबको पता है। एयर इस पे इधर से भी प्रेशर लगा रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से बराबर बराबर प्रेशर लग रहा है। और ये जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है ये बैलेंस है, ना ये आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा। जैसे मैं खड़ा हूँ, क्यों? क्योंकि इधर से भी इतना ही प्रेशर है, पीछे से भी, इधर से भी, चारों तरफ से इक्वल प्रेशर है, तो ये कहीं नहीं गिरेगा। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है, ये ऐसे ट्रेन गुजरी, तो जैसे ही ट्रेन गुजरी तो ट्रेन के साथ में जो पार्टिकल्स थे, ट्रेन के पास जो पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स थे, उनको वेलोसिटी आ जाती है उनके पास। ये एक लेयर बनी, और ये जो एयर पार्टिकल्स की लेयर है इनके पास वेलोसिटी आ जाती है, ये भी ट्रेन के साथ मोशन करने लगते हैं। देखते होगे आप, ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज़ गुजर के गई तो एकदम से वहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है वो एकदम मोशन में आ जाएंगे, तो ये भी मोशन करने लग जाते हैं। यानी कि इस वाले यहाँ की जो वेलोसिटी है, यहाँ के एयर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अभी मैंने क्या बताया था, प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इधर मान लीजिए प्रेशर कितना है P1, और उधर की वेलोसिटी कितनी थी V1, और इसके पीछे जो पर्सन खड़ा है इसके पीछे प्रेशर कितना है P2, और इधर की वेलोसिटी कितनी है V2। इधर की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रही, इधर की वेलोसिटी तो उतनी ही है। अब उधर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो P1 का क्या हुआ, P1 डिक्रीज हो गया, और P1 डिक्रीज हो गया, P2 तो उतना का उतना ही है, तो इधर से प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा मालूम होगी आपको। तो ये प्रेशर इधर इधर वर्क करेगा और इस प्रेशर को आगे की तरफ धकेल देगा, और हो सकता है कि ये ट्रेन के आगे भी गिर जाए, स्टेशन पर रेल की पटरी पर गिर जाए। तो ऐसे खींचती है ट्रेन, किसी पर्सन को इस तरह से खींचती है। वो खींचती नहीं है, बाकी पीछे से हमें पुश लगता है, प्रेशर लगता है, वो प्रेशर हमें आगे की तरफ धकेल देता है, क्योंकि आगे का प्रेशर तो कम हो चुका है। अब जब यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो पीछे का ज़्यादा है, तो हम आगे की तरफ अपने आप ही गिर जाएंगे। तो इसलिए अलार्म कर दिया जाता है, नोटिस कर दिया जाता है कि इससे दूरी बना करके खड़े हो। इसलिए हमें जब ट्रेन आती है तो उसके पास खड़ा नहीं होना चाहिए, इधर से प्रेशर लगेगा। यह बात समझ में आ गई? ये एक एप्लीकेशन हुआ बर्नौलीज थ्योरम का। और भी इसके और भी हम अपने डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखते हैं। देखो कैसा एप्लीकेशन ये होगा, नंबर 2 एप्लीकेशन ये हुआ। हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये भी देखते हैं जब क्रिकेटर मैच खेलता है और जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है, तो वो ना हवा में ही बॉल को काट देता है, ऐसे घुमा देता है हवा में। ऐसे ही फुटबॉल है, फुटबॉल में जैसे ही हम किक मारते हैं तो किक मारने से उसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन जो किक वाला होता है, जो किक मारता है, उस बॉल को हवा में ही ऐसे घुमा देता है। यानी कि उसको गिरना था यहाँ पर, जैसे हमने बॉल को ऐसे थ्रो किया तो उसको कहाँ गिरना चाहिए, यहाँ से यहाँ गिरना चाहिए, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि बॉलर उसको यहाँ भी गिरा सकता है, यहाँ भी गिरा सकता है, हवा में ही काट करके गिरा सकता है। यानी कि उसको ऐसे मोड़ देता है, ऐसे बॉलर उसको ऐसे मोड़ देता है, या नीचे भी मोड़ सकता है, इधर भी मोड़ सकता है, वो इधर भी मोड़ सकता है। अब ये कैसे होता है, कट कैसे कर देता है बॉलर स्विमिंग कैसे कर देता है। अब इसको हम ना बर्नौलीज थ्योरम से इसको भी हम समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी बॉल को सीधा फेंकेंगे तो उस पर प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा, तो वो सीधी जा करके गिरेगी। अगर बॉल पर प्रेशर किसी भी एक डायरेक्शन में कम हुआ तो दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाएगा। उसको देखिए कैसे समझते हैं हम। सपोज दैट ये हमारे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है, और इसको हमने ऐसे स्विमिंग कर करके आगे की तरफ फेंक दिया, बॉलर ने ऐसे स्विंग करके फेंक दिया, तो ये बॉल घूमती भी जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये बॉल आगे की तरफ जा रही है, और यहाँ जो एयर की वेलोसिटी है, एयर के पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो इस तरह से है, नीचे भी ऐसे ही है, ये हवा को चीरती हुई जा रही है, हवा इधर से आ रही है
और ये हवा को चीरती भी जा रही है ऐसे। तो ये किसकी वेलोसिटी है? एयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एयर। ये भी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ एयर। और बॉल की वेलोसिटी किस तरफ है? बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ठीक है। तो ये बॉल ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। तो इधर जो वेलोसिटी होगी यानी कि एयर के जो पार्टिकल होंगे, ये बॉल एयर के पार्टिकल को किस डायरेक्शन में वेलोसिटी देगी? इस डायरेक्शन में। तो ये बॉल ऐसे आई घूम करके और यहाँ पे जो एयर पार्टिकल था उसको ऐसे घुमा दिया, आगे की तरफ भगा दिया। ठीक, तो इधर ये वेलोसिटी हो गई किसकी वेलोसिटी? ये वेलोसिटी ऑफ बॉल की वजह से हो गई। ठीक, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी इसमें। मान लीजिए ये डेल्टा वी वेलोसिटी इसने थोड़ा सा इधर इंक्रीज कर दिया। सेम इसी तरह से जो जब बॉल ऐसे घूम रही है तो यहाँ पर जो एयर का पार्टिकल था, जो एयर के यहाँ पे पार्टिकल थे, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, लेकिन बॉल आई और इसको और ज़्यादा वेलोसिटी दे दी, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे, और ऊपर वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी में डिक्रीज ला दिया। ऊपर वाले जो एयर की वेलोसिटी ऐसी थी, ऊपर वाली वेलोसिटी यानी कि ऊपर जो लेयर बन रही है एयर्स की, उनकी वेलोसिटी में डिक्रीज हो चुका है, और नीचे वाली में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा? क्योंकि जैसे ये घूम करके आएगी तो इसके कांटेक्ट में एयर आएगी और इसकी वेलोसिटी आगे इंक्रीज हो जाएगी एयर पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डेल्टा भी इंक्रीज हो जाता है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनेगी इनकी? माइनस होगी, v माइनस डेल्टा वी माइनस होगी, क्योंकि एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है, और तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर वाले में वेलोसिटी, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले की वेलोसिटी, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगा कुछ। तो अब बताइए कौन सी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई? नीचे वाली लेयर की। और मान लीजिए यहाँ का प्रेशर कितना है? यहाँ का P1 है और यहाँ का प्रेशर कितना है? P2 है। और हम ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। तो ये प्रेशर का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और ऊपर से प्रेशर P2 वर्क करेगा, उसको नीचे की तरफ दाब देगा। तो बॉल सीधी जा रही थी, सीधी जाती जाती उस पर प्रेशर वर्क करने लगा और वो नीचे की तरफ दबने लगी। तो ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ ना जा करके सीधी यहाँ गिरेगी, यहाँ ऐसे इस पे प्रेशर वर्क करेगी नीचे की तरफ, और ये बॉल यहाँ गिरेगी। सेम इसका उल्टा भी समझ सकते हैं हम। मान लीजिए इस बॉल को आपने इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से, अब क्या होगा? तो अब ऊपर वाले जो एयर पार्टिकल है, ये जो कांटेक्ट में रहेंगे, एयर के कांटेक्ट में रहेंगे ये वाले जो एयर पार्टिकल है बॉल के कांटेक्ट में रहेंगे, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ऊपर वाली लेयर की, क्योंकि ये बॉल इधर से ऐसे घूमती भी आएगी और इस लेयर को वेलोसिटी दे देगी। कुछ वेलोसिटी तो पहले से मौजूद थी और कुछ वेलोसिटी और आ गई। और इधर जो एयर के पार्टिकल थे, ये बॉल ऐसे घूम रही है और एयर की वेलोसिटी तो इधर है, और इसने एयर के पार्टिकल्स को आकर के इस डायरेक्शन में मूव कराया, मोशन कराया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब यहाँ की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण इस बॉल पे ऊपर की तरफ एक प्रेशर वर्क करेगा, और ये बॉल ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी, और ये हवा में ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, ये बॉल यहाँ जा करके गिरेगी। तो इस तरह से जो बॉलर्स होते हैं वो बैट्समैन के लिए क्या कर सकते हैं? कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। जैसे ही बॉल आ रही है और वो बैट्समैन सोचता है कि बॉल यहाँ आकर के गिरेगी, लेकिन उसने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, उसने स्विंग पैदा कर दी, वो बॉल पहले ही टप्पा ले लेती है या ऊपर की तरफ आ जाती है। वो सोच रहा है यहाँ गिरेगी और वो बॉल और आगे गिरती है, ऊपर की तरफ आ जाती है और कट होकर के चली जाती है, वो कैच ले लेते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बॉलर्स को इस तरीके की। तो बॉल को घुमा करके, ऐसे घुमा करके या ऐसे घुमा करके क्या कर सकते हैं हम? कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। उसको पहले ही मोड़ सकते हैं कि जहाँ गिरना चाहिए उसे वहाँ ना गिरा करके कहीं और टप्पा दिला सकते हैं उसे। ठीक, अगर हमने इस तरह से फेंकी बॉल को
ये हमने ऐसे फेंकी, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे फेंकी है, ऐसे घुमाते हुए, तो हम क्या देख रहे हैं, ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है, प्रेशर इस पे नीचे की तरफ वर्क करता है। ये देखो ना, ऐसे घुमाई थी, तो जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ घुमाया हमने तो ये बॉल ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और ऐसे घुमाया तो ऐसे घुमा कर भी तो फेंक सकते हैं हम, ऐसे घुमा करके देखो, फिर ऐसे घुमा करके फेंकेंगे। तो अब तुम बताओ कि क्या होना चाहिए, किधर गिरनी चाहिए, इधर या इधर? ऐसे घुमा करके फेंका हमने, किधर गिरनी चाहिए ये, ऐसे। हाँ, ये यूं घूमती भी जाएगी बॉल, ऐसे घूमती भी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सीधी क्यों जाएगी, इधर देखो, इधर इधर कि ये बॉल ए ऐसे आई इधर, और एयर की वेलोसिटी इधर है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर बन रही है एयर पार्टिकल्स की, उनकी उसको वेलोसिटी दे रही है ये, तो डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी, कुछ इधर है और ये इधर करना चाह रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एयर की। और इधर इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्नर ऐसे घूमता हुआ आया है और एयर की वेलोसिटी भी इधर है, तो इधर और वेलोसिटी मिल जाएगी एयर को। तो किधर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिधर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो वेलोसिटी इधर डिक्रीज हुई है, तो इधर प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, हैं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ऐसा घूमती 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 ये इधर की तरफ जाके गिरेगी। तो वाइट बॉल भी हो सकती है, वाइट बॉल भी तो हो जाए ऐसे ऐसे, एक राइट बॉल हो एक वाइट बॉल हो। तुम क्रिकेट नहीं देखते इसलिए नहीं पता हुआ है, वाइट बॉल भी हो एक। अच्छा, अब ऐसे घुमा करके फेंक दी तो फिर इधर की तरफ गिर जाएगी। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कहाँ काटनी, कितनी काटनी, कैसे काटनी, वो सब बॉलर को पता चल जाता है, वो सीखता है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया, समझ आ गया है। तो इसमें भी क्या देखा हमने कि वेयर द वेलोसिटी इंक्रीज, वेयर वेलोसिटी इंक्रीज देयर प्रेशर इज डिक्रीज। अच्छा, नंबर 2, नंबर 3 हो गया। और एक और इसका एप्लीकेशन है एरोप्लेन वाला, और समझिए एरोप्लेन के केस में क्या होता है। मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। देखो, अब एयरप्लेन कैसे उड़ता है उसको भी हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। जो एयरप्लेन के विंग्स बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें बर्नौलीज थ्योरम वर्क करे। अगर उस तरह से ना बनाए गए तो एयरप्लेन नहीं उड़ पाएगा। तो इसके विंग्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो अगर हम साइड व्यूज देखेंगे विंग्स का, एयरप्लेन विंग्स का साइड व्यू देखेंगे तो तुम्हें वो इस तरह से दिखाई देगा। ये इस तरह से, ऐसा होता है। ये एयरप्लेन का विंग्स हम इस तरह से बनाते हैं, और इसको जानबूझ करके ऐसा बनाते हैं। अब जानबूझ करके क्यों बनाते हैं वो अब समझ में आ जाएगा कि क्यों बनाते हैं। अब ये विंग्स, सपोज दैट एयरप्लेन ऐसे इस तरफ आ रहा है और यहाँ पर एयर है, उस एयर के पार्टिकल को ऐसे चीरता हुआ जाएगा ये। तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, इन सबको चीरता हुआ जाएगा ये। ठीक है, तो ये विंग्स हमने चला दिया। तो ये जब विंग्स चल जाएगा तो ये आगे की तरफ मोशन करेगा, ये एयर पार्टिकल्स में अंदर घुसेगा, अंदर घुस करके आगे चला जाएगा। आप ऐसा भी मान सकते हो, हम रिलेटिव मोशन से ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारा विंग्स रुका हुआ है और एयर पार्टिकल्स चल रहे हैं। तो हम ना इसको पकड़ते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि एयर विंग्स रुका हुआ है, ये रेस्ट में है, और एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन से हम ऐसा समझ सकते हैं, मान सकते हैं हम, बट एक्चुअल में विंग्स चल रहा है। ठीक है, अब ये एयर पार्टिकल्स जैसे ही विंग्स यहाँ पे पहुँचता है, ये अंदर पहुँचता है, ये जो पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल्स ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और ये पार्टिकल्स नीचे जाएगा।
तो ये पार्टिकल्स ऊपर उठा थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे दोनों पार्टिकल्स इन्होंने जगह बनाई, एयर पार्टिकल्स ने ऐसे जगह बनाई और ये इधर से विंग्स आया और ये निकल करके चला गया और ये एयर पार्टिकल फिर वहीं आ गए। तो हम ये देखते हैं कि ये एयर पार्टिकल ऊपर की तरफ उठा, इसके लिए इसने जगह बनाई, और एयर पार्टिकल्स ये नीचे की तरफ उठा और इसने भी जगह बनाई, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, और ये जगह बनी, ये विंग्स आगे की तरफ चला गया। और हम ये देखते हैं कि ये सेम टाइम में यहीं आ गए, जैसे थे ये वैसे ही हो गए। ये पार्टिकल्स ऐसे उठे और ये ऐसे आ गए। अब ये कैसे हो सकता है? अब जरा इस बात पे ध्यान दो। ये पार्टिकल जब ऊपर उठता है तो इसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है, ये इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है। देखो कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा, ऊपर इतना डिस्टेंस चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ तक है ये विंग्स जो है आपका यहाँ तक है ये, और नीचे यहीं तक है सिर्फ। तो इस पार्टिकल को तो कम ही नीचे जाना पड़ता है, और ये एयर पार्टिकल ये वाला ऊपर जाना पड़ता है, इसे बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ये विंग्स ऊपर तक बना हुआ है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, ये विंग्स, ये एयर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल जो है एयर पार्टिकल्स, ये सीधा जा रहा और ये यहाँ आ गया। अब तुम अपने कॉमन साइंस से ये बता सकते हो कि कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी या नीचे वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी? ऊपर वाली ज़्यादा होगी और नीचे वाली कम है। अब इनको सेम टाइम पे मिलना है, एक ही टाइम पे मिलना है, और यो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, यो कम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है। तो ये ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो आंसर ये है कि इसकी वेलोसिटी जरूर ज़्यादा रही होगी, क्योंकि इसको बहुत दूर से घूम करके आना पड़ रहा है। तो ये जब बहुत दूर से घूम करके आएगा तो सिंपल सी बात है, ये तेज चल करके आएगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, तभी जाकर ये एक दोनों पार्टिकल आपस में उसी टाइम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर उठा, देखो एक पार्टिकल ज़्यादा नहीं उठा ऊपर, और दूसरा पार्टिकल बहुत उठा, ये उठा और ये कम उठा, और ये फिर वापस आ गए। तो ऊपर वाले की जो वेलोसिटी रहती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि नीचे वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी वेलोसिटी कम रहती है। तो ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी कि नीचे जो एयर पार्टिकल्स है, ये एयर पार्टिकल्स है, इनकी वेलोसिटी है कम, इनकी वेलोसिटी कम, और ऊपर वालों की वेलोसिटी ज़्यादा। सपोज दैट ये v1 है, ये v2 है। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ कम, तो फिर यहाँ प्रेशर का क्या? यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर वर्क करता है, और ये विंग्स जो होते हैं, इस विंग्स पे प्रेशर वर्क करता है ऊपर की तरफ, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे, हर एक एरिया पे, और ये एक प्रेशर लगता है, और ये ऊपर की तरफ विंग्स ऊपर तरफ उठता चला जाता है, और विंग्स पूरे एयरप्लेन को लेकर के ऊपर उठ जाता है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रखेंगे हम अपने विंग्स की, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ऊपर से नीचे से लगेगा, और ऊपर की तरफ एयरप्लेन उठ जाएगा। तो इस तरह से एयरप्लेन ऊपर की तरफ उठता है। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ नीचे वालों की वेलोसिटी ज़्यादा कर दी, ऊपर वाले कम कर दी। अब ये कैसा पॉसिबल होगा? जब हम विंग्स की शेप ऐसे बनाएंगे। ये थर्ड एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का ये हुआ। नंबर 4 देखिए, अब हम अपनी डेली लाइफ में ये भी देखते हैं कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो टीन की चादरें होती है, पतली लेयर होती है, वो ऊपर उड़ जाती है अपने आप ही। अब इसको भी हम बर्नौलीज थ्योरम से समझा सकते हैं। कैसे? सपोज दैट ये हमारा एक मकान है, ये हमारी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में हमने टीन की चादर डाल रखी है या कुछ भी डाल रखा है, ठीक है। और इधर से ये एयर आई, ये एयर ऐसे आई, और ये एयर ऐसे चली गई, ये एयर ऐसे चली गई। यहाँ पर ये अंदर कमरा है, यहाँ पर एयर नहीं घुसती, इसके अंदर एयर नहीं जाती, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। तो इसके अंदर एयर नहीं जाएगी, तो यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जितना प्रेशर है इसका वहाँ उतना ही प्रेशर रहेगा। सपोज दैट ये प्रेशर P1 है, और ऊपर का प्रेशर कितना है? P2 है। और यहाँ से जो एयर आई ऐसे, बहुत वेलोसिटी से आई, उसके पास वेलोसिटी थी एयर के पार्टिकल्स के पास, और ये बहुत वेलोसिटी से ऊपर से
होते हुए एयर पार्टिकल सब ऐसे आगे की तरफ गुजर गए। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। तो अगर यहाँ की वेलोसिटी, ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर का क्या होगा, ऊपर वाले डिक्रीज हो जाएगा, और नीचे वाले का क्या होगा, वो इंक्रीज माना जाएगा, वो ज़्यादा माना जाएगा, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। और नीचे से ए फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये जो चादर होगी ये ऐसे ए ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ करके पीछे से हवा आएगी और इस टीन की चादर को आगे की तरफ ले जाएगी, और ये यहाँ से सपाट। अब वो किसी का एक्सीडेंट भी कर सकती है, अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उस पर लोड रख देना चाहिए, या तो हमें, या उसे बांध देना चाहिए रस्सी वस्सी से। तो इस तरह से चादर उठती है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है। और इसका एप्लीकेशन और बताता हूँ मैं। स्प्रे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। स्प्रे करते हैं हम अपने खेतों में, जब हम बाल कटवाने जाते हैं तब भी स्प्रे करते हैं, हमारे सिर पे फुहारा सा मारते हैं। तो स्प्रे आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये स्प्रे मैंने यहाँ पे बनाई, ये एक स्प्रे बनाई, और इस स्प्रे में यहाँ पे फ्लूइड है, और मैंने इसमें एक पाइप डाला ऐसे कर करके, ठीक है। और इधर से ये एक ट्यूब बनाई। नंबर 4, स्प्रे। ये स्प्रे आपकी कोई भी हो सकती है। खेतों में जो हम स्प्रे करते हैं वो भी हो सकती है, और जो हम हेयर सैलून पे जाते हैं वो फुहारा सा मारता है, वो स्प्रे भी हो सकती है। और हमारे घरों में जो मच्छर को कीट को मारने वाली स्प्रे वो भी हो सकती है। तो स्प्रे कोई भी हो सकती है, बट सभी स्प्रे के जो पीछे एक ही प्रिंसिपल वर्क करता है, उसको हमें समझना है कि वो कैसे वर्क करता है। ये मैंने एक स्प्रे बनाई। हमने इधर से जो इसमें एयर पार्टिकल्स है, इस वाली ट्यूब्स में हम क्या करेंगे कि इन पार्टिकल्स को हम वेलोसिटी देंगे पीछे से। अब पीछे से हम चाहे तो फूंक मार दे, हम चाहे तो इस पे पीछे इधर बैलून लगा ले, उसको दबाते रहे ऐसे जल्दी जल्दी, चाहे इसमें कोई मशीन लगा दे। कहने का मतलब ये है, आप इधर से एयर के पार्टिकल्स को आपको वेलोसिटी देनी है। तो जब एयर के पार्टिकल्स को आप वेलोसिटी दोगे तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इस वाली ट्यूब में जो प्रेशर की वैल्यू बताइए कैसी होगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और हम जानते हैं जब इसमें एयर फ्लो नहीं कर रही थी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। दैट मीन्स इस ट्यूब के अंदर जितना प्रेशर इधर से था उतना ही प्रेशर इधर से था। अब हमने क्या किया, इधर से एयर के पार्टिकल्स को वेलोसिटी दे दी, फ्लो करा दिया, और फ्लो कराने से क्या हुआ, इधर की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो इधर का प्रेशर कैसा माना जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा। तो इसकी प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और यहाँ से फ्लूइड उठता है, फ्लूइड इस पर प्रेशर लगाता है, और ये फ्लूइड इसमें ऊपर की तरफ चढ़ता है, और ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये यहाँ तक आता है। और इधर से हमने क्या कर रखा, एयर का फ्लो। अब इधर से एयर का जो फ्लो है, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स आए, और ये एयर का फ्लो इन फ्लूइड पार्टिकल्स को आगे की तरफ धकेलता हुआ लेकर के चला जाता है, बहुत स्पीड से आता है। और हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये स्प्रे हो जाती है। ये स्प्रे इस तरह से हम करते हैं अपने खेतों में। अपने ऑटोमाइजर भी बोलते हैं बच्चों इसे, इसको ना हम ऑटोमाइजर भी बोलते हैं या फिर स्प्रे बोलते हैं। तो ये नंबर 4 और नंबर 5 उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी डेली लाइफ में होता रहता है, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट मिलता ही है। तो हार्ट में भी बर्नौलीज प्रिंसिपल लागू होता है। ये जो आपने स्प्रे किया है, इसमें क्या किया आपने, यहाँ एक वेलोसिटी इंक्रीज की है। इसी तरह से आप जब फ्रूटी पीते हो, उसमें पीछे की तरफ सांस लेते हो, तो वहाँ पे भी क्या कर रहे हो तुम, वो जो उसके अंदर एयर भरी हुई है, पाइप के अंदर जो एयर है, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो। दैट मीन्स वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ, या एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इस ट्यूब का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, नीचे जो फ्लूइड पड़ा हुआ है फ्रूटी में, आपने पीछे की तरफ खींचा, प्रेशर कम हुआ, उधर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, वो फ्लूइड ऊपर की तरफ उठ के आता है और तुम्हारे मुंह में चला जाता है आराम से। अच्छा, अब देखिए हार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को फ्लो कराता है, पंप करता है, ब्लड को फ्लो करता है।
और वेलोसिटी देता है उनको। तो सपोज दैट ये हमारी आर्टरीज है, ये एक आर्टरीज हो गई और इसमें ब्लड है और ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब जब ये फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने से इसके पास एक प्रेशर है, इसमें एक प्रेशर है और उस प्रेशर से ये आर्टरीज को इधर की तरफ धकेलता है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। बट इस आर्टरी के पास ये स्पेशलिटी होती है कि ऊपर से भी ये स्पॉन्जियस होती है, यानी कि दब सकती है, तो ऊपर से भी कितना प्रेशर लगता है, सेम उतना ही अमाउंट में प्रेशर लगता है। तो ये जो आर्टरीज है ना तो ये दबती और ना ही ये बड़ी होती, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये काम होता रहता है। हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ब्लड को देता रहता है, वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये ब्लड की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ब्लड की वेलोसिटी इंक्रीज अगर हो जाएगी, या इसको पहले इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ब्लड का फ्लो कम हो गया। तो ब्लड का फ्लो कम हो गया, या यूँ मान लीजिए हमने इधर से हाथ लगा लिया ऐसे, ये ब्लड के फ्लो को हमने कम कर दिया। तो ब्लड के फ्लो को जब हम कम कर देंगे तो अंदर का प्रेशर का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ की वेलोसिटी है, हाँ, तो ब्लड का फ्लो को हमने कम कर दिया, ब्लड की वेलोसिटी डिक्रीज कर दी। तो ब्लड की वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर दी तो प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वापस प्रेशर लगाएगा इधर से। जैसे पहले हमारा हार्ट क्या कर रहा था, ब्लड को एक प्रेशर दे रहा था, एक फोर्स दे रहा था, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, और ये उस न्यूटन से आगे की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा था। अब क्या हुआ, कोई मान लीजिए खराबी आ गई हमारी आर्टरीज में, या कोई परेशानी आ गई और ये ब्लड का फ्लो डाउन हो गया, स्लो हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो इधर से प्रेशर का क्या होगा, इसका प्रेशर का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये प्रेशर ज़्यादा लगाता है, हार्ट क्या कर रहा था 1 न्यूटन, अब ये 2 न्यूटन लगाने लगा। तो हार्ट को भी अब क्या चाहिए, अब हार्ट को भी चाहिए कि वो भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, अदरवाइज ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हार्ट भी अब 2 न्यूटन करता है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, उसकी वेलोसिटी और डिक्रीज हो गई, तो इधर का प्रेशर और डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इसको मान लीजिए 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब हार्ट के पास कितनी कैपेसिटी थी, 3 न्यूटन अप्लाई करने की, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन तक किया। अब 4 न्यूटन तक कैसे दबाएगा, वो नहीं दबा पा रहा। तो अब क्या होगा, मशीन खराब हो जाएगी, पंप खराब हो जाएगा, फट जाएगा पंप, हार्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हार्ट फेल होता है हमारा, हार्ट अटैक आ जाता है। कि अगर अंदर आर्टरीज के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है किसी भी कारणवश, ब्लड की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होने से वहाँ का प्रेशर कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर कम रखने के लिए, अपनी आर्टरीज में प्रेशर कम रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड का फ्लो, एक ब्लड का फ्लो होते रहना चाहिए। तो जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतना ही प्रेशर अंदर आर्टरी का कम रहेगा, ठीक है। अभी और रह गया, थोड़ा सा और सुन लो, भूख लग रही है, थोड़ा सा और रह रहा है, उसको और सुन ले फिर चले जाना। तो ठीक है, अब ब्लड करता क्या है भाई, ब्लड 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 हर एक ऑर्गन में जाता है और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटेड कराता है। तो ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए, तो ब्लड का फ्लो कैसा हो जाना चाहिए, फास्ट हो जाना चाहिए। और फास्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, हैवी वर्क करते हैं। तो जब हम हैवी वर्क करते हैं तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो बताइए अब इसका प्रेशर का क्या होगा अंदर का, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कब कम होगा, प्रेशर कब कम होगा, जब ब्लड के फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब मुझे तुम ये बताइए, एक वॉक करते हुए पर्सन का और एक सोते हुए पर्सन का, कौन से का प्रेशर कम होगा। एक पर्सन वॉक करता है, एक पर्सन सो रहा है, तो कौन से का ब्लड प्रेशर कम होगा, वॉक करने वाले का, क्योंकि वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा,
तो ब्लड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर अगर आपको कम रखना है तो वॉक किया करें। हाइपरटेंशन जब आ जाता है तो उससे बेहतर है कि वॉक करें, ठीक है। अब एक इसका अपोजिट और सुनो, इसका अपोजिट क्या है कि मान लीजिए यहाँ का वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो फिर क्या होगा, अंदर के प्रेशर का डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर यहाँ का डिक्रीज हो जाएगा और ऊपर वाले प्रेशर का क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो ऊपर से वर्क करेगा और इस वाली जो आर्टरीज है ये आर्टरीज को ऐसे दबा देगा, ये ऐसे दब गई। और हमें ब्लड चाहिए, हमारे ऑर्गन को ब्लड चाहिए और ब्लड नहीं आ रहा है तो हार्ट क्या करेगा, और ज़्यादा से पंप करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें 1 लीटर हमें यहाँ पर इस वाले ऑर्गन को 1 लीटर अमाउंट की 1 लीटर ब्लड चाहिए, हर 1 सेकंड में 1 लीटर चाहिए। अब इधर से क्या हुआ कि एजिंग में क्या होता है, ये प्लेट्स जम जाती है यहाँ पर। एजिंग में जब एजिड हो जाते हैं तो ये यहाँ पर प्लेट जम गई। अब जब ये प्लेट जम जाएगी यहाँ पर तो इसका डायामीटर का क्या होगा, डायामीटर कम हो गया। डायामीटर कम हो गया तो फ्लूइड को बहने की लिए जगह कम मिल गई, लेकिन हमें वहाँ क्या चाहिए, 1 लीटर। तो अब क्या होगा कि या तो इसको वेलोसिटी बढ़ाई जाए या फिर इसका डायामीटर बड़ा किया जाए। अब डायामीटर बड़ा हो नहीं सकता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाता है। ब्लड का फ्लो फास्ट होने से परेशानी ये होती है कि ऊपर का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो ये जो आर्टरीज का डायामीटर था ये और कम हो गया, और कम हो गया तो फिर वहाँ पर ब्लड कम जाएगा। लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 1 लीटर चाहिए हमें एक सेकंड में। तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी और इंक्रीज होगी। वेलोसिटी और इंक्रीज होगी तो प्रेशर यहाँ का और कम हो जाएगा और ऊपर का ज़्यादा, तो ये फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा एक टाइम। फिर क्या होगा, फिर इधर से फ्लूइड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो इधर से ये वापस प्रेशर लगाएगा, किस पे लगाएगा, हार्ट पे। हार्ट इसे भेजना चाह रहा है, हार्ट ब्लड को भेजना चाह रहा है, लेकिन आगे तो रास्ता नहीं है। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड वापस से प्रेशर लगाएगा और इधर से हार्ट लगा रहा है, हार्ट भी पंप कर रहा है। अब हार्ट कब तक पंप करेगा, ये उस पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर देता है, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर देता है और ये हमारा जो हार्ट है ये फेल हो जाएगा। तो 2 कंडीशन में हमारा हार्ट फेल हो सकता है, प्रेशर फ्लूइड ब्लड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो भी हो सकता है, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं।